हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल गुसाई एक्सीलेंट अकेडमी में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर है वो डिपेंड होने वाला है सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बायोग्राफी में। तो आइए बिना किसी देरी किए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं, जो बेसिकली बेस्ड है सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कोरोनेशन और उनकी अर्ली लाइफ के बारे में जानते हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जो जन्म था वो 1166 एडी में गुजरात में हुआ था और वो बिलोंग करते थे चाहमाना डायनेस्टी को। उनके पिताजी का नाम सोमेश्वरा था और उनकी माता का नाम कर्पूरा देवी था। आई होप आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी। आफ्टर हिज फादर सोमेश्वर पास्ट अवे इन 1177 सीई, जब उनके पिता की मृत्यु हो जाती है 1177 सीई में, तब पृथ्वीराज चौहान अपने किंगडम को टुक ओवर करते हैं सिर्फ 11 साल की उम्र में। क्योंकि 11 साल की उम्र काफ़ी छोटी होती है, तो उनकी माता जो होती हैं कर्पूरा देवी, वही सारा एडमिनिस्ट्रेशन संभालती हैं और वही अपने राज्य को देखती हैं जब तक पृथ्वीराज चौहान अ, उसके योग्य नहीं हो जाते अपने राज्यभार को संभालने के लिए। तब तक कर्पूरा देवी ही पूरे राज्य को देखती हैं। ये था कुछ अर्ली रेन के बारे में। अब हम उनके कॉन्फ्लिक्ट्स जानते हैं हिंदू रूलर्स के साथ कैसे-कैसे हुए। पहला कॉन्फ्लिक्ट जो था वो नागार्जुना के साथ था, क्योंकि नागार्जुना जो थे वो कज़न थे पृथ्वीराज चौहान के और वो अगेंस्ट थे उनकी कोरोनेशन के। तो नागार्जुना ने रिवोल्ट कर लिया और घोड़ापुरा के फोर्ट को उन्होंने कैप्चर कर लिया और अपनी डोमिनेंस दिखाने लगे उस एरिया में। तो पृथ्वीराज खुद आए वहाँ पे, घोड़ापुरा के फोर्ट को कैप्चर किया अपनी मिलिट्री पावर के साथ और फिर उन्होंने उस विद्रोह को जो नागार्जुना ने किया था वो दबा दिया। अब दूसरा कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो होता है अ, बादानकास के साथ, जो उनकी एक नेबर किंगडम थी। ये क्या करते थे, ये दिल्ली के रीजन पे बार-बार हमले करते थे, जिसकी वजह से जो पृथ्वीराज चौहान का एम्पायर था चाहमाना डायनेस्टी, वो एक डिसेबल उसमें आने लगी थी। मतलब पूरी तरह से शांति नहीं थी उनके डायनेस्टी में। तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया कि उन्होंने डिसीजन लिया कि वो इस नेबरिंग किंगडम को ही पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो उन्होंने कुछ ऐसा ही किया और इसी के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट भी समाप्त हो जाता है। अगला कॉन्फ्लिक्ट था वो था चंदेलास के साथ। अकॉर्डिंग टू सेवरल इंस्पेक्शंस एट मदनपुर, पृथ्वीराज vanquished the formidable Chandelas ruler Paramatri in 1182 CE। जो इंस्पेक्शंस हुई है मदनपुर के इलाके में, तो वहाँ पे हमें पता चला है कि पृथ्वीराज चौहान ने चंदेलास के रूलर पारामद्री को 1182 एडी में वहाँ पे हराया था। और इसके इसके बाद चंदेलास ने एक जॉइंट फोर्स बना ली थी गढ़वालास के साथ, जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान जो थे चंदेलास और गढ़वालास के साथ उनके वो ओपोनेंट बन गए थे पृथ्वीराज चौहान के दोनों। फिर चालुक्य के साथ उनका भी एक क्या कहते हैं, अ, एक स्ट्रगल चल रहा था पृथ्वीराज चौहान के एम्पायर का चालुक्य जो थे गुजरात में उनके साथ। और यहाँ पे वो एक ट्रीटी साइन करते हैं पृथ्वीराज चौहान और भीम टू, जो चालुक्य के किंग थे वो। और वो सजेस्ट करते हैं कि वो एक दूसरे के किंगडम पे हमले नहीं करेंगे। तो इस ट्रीटी के साथ यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो था वो एक मतलब शांति के उस पे बदल गया था। अगला जो आता है वो है गढ़वालास ऑफ कन्नौज। जो गढ़वालास के किंगडम थे जयचंद, वो भी एक अनदर से एक स्ट्रॉन्ग रूलर थे और पृथ्वीराज चौहान के एनिमी थे। क्योंकि एनिमी होने का कारण ये था कि जयचंद जयचंद्र जो थे उनकी बेटी जो संयोगिता थी, उन्होंने शादी की थी पृथ्वीराज चौहान के साथ उनकी मर्जी के खिलाफ। तो ये भी एक कारण था, काफी स्ट्रॉन्ग कारण था। वो अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहते थे पृथ्वीराज चौहान से, जो स्वयंवर में हुई थी। क्योंकि आपको पता है कि जयचंद ने स्वयंवर आयोजित किया था अपनी बेटी के लिए जो संयोगिता थी, और उसी स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान ने उनका वरण किया था।
तो अब जो होती है बैटल फॉट बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी। जो मोहम्मद गौरी था वो अ, बाहर का आक्रमणकारी था जो इंडिया को कैप्चर करने आया था और उनकी सीधी टक्कर होती है पृथ्वीराज चौहान से। वैसे तो बेसिकली कुछ बुक्स में हमें ये बताया जाता है कि 16 बार आमना सामना हुआ है मोहम्मद गौरी का और पृथ्वीराज चौहान का और उन्होंने 16 बार उनको हराया है और 17वीं बार जाके पृथ्वीराज चौहान हारे थे मोहम्मद गौरी से। पर जो हमें एक प्रमाणित जो बैटल्स मिलती हैं वो दो मेन बैटल्स हैं। तो पहली बैटल है पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। जो पहली बैटल थी वही थी। मोहम्मद गौरी ने तबर हिंद को कैप्चर कर लिया था जो चाहमाना डायनेस्टी के बिलोंग करता था बिटवीन 1190 और 1191 सीई में। पृथ्वीराज मार्च इन द डायरेक्शन ऑफ तबर हिंद। पृथ्वीराज को जैसे ही पता चलता है वो मार्च करते हैं अपनी आर्मी के साथ तबर हिंद में। आफ्टर हियरिंग उनको पता चलता है जैसे ही एज एट अ लोकेशन कॉल्ड तराइन द आर्मीज केम टुगेदर। तराइन के मैदान में आर्मीज दोनों की आर्मीज एक दूसरे के सामने होती हैं। द कॉन्फ्लिक्ट नोन एज द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उन दोनों के बीच वो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के रूप में जाना जाता है। सो पृथ्वीराज आर्मी ट्रम्प्ड ओवर द गुरीज। जो पृथ्वीराज की आर्मी थी वो काफी आसानी से मोहम्मद गौरी की आर्मी को आसानी से हरा देती है और मोहम्मद गौरी यहाँ से अपने कुछ सोल्जर्स के साथ वो कामयाब हो जाता है यहाँ से भागने में और पृथ्वीराज चौहान उसको छोड़ देते हैं। और उसके अगले ही साल मोहम्मद गौरी फिर से आता है और अब जो बैटल होती है वो होती है उसी मैदान में जो थी सेकंड बैटल ऑफ तराइन। ड्यू टू पृथ्वीराज disagreement with Hindu kingdom, the majority of Rajput alliance has abandoned him when Muhammad Ghori come back to exact revenge for his defeat। अपने डिसएग्रीमेंट्स के साथ हिंदू किंग्स के जो मेजॉरिटी ऑफ राजपूत अलायंस होती हैं वो मना कर देती हैं मोहम्मद गौरी के साथ लड़ने में। पर कुछ राजपूत राजा तो थे वो पृथ्वीराज चौहान के साथ आते हैं। पृथ्वीराज possessed an outstanding army। पृथ्वीराज के पास आउटस्टैंडिंग आर्मी थी yet he was still able to put up a decent battle। तो वो एक decent battle against मोहम्मद गौरी के साथ लड़ते हैं। Multiple reports claim that once Muhammad Ghori has succeeded in tricking पृथ्वीराज आर्मी। मोहम्मद गौरी क्या करता है कि वो सक्सीड हो जाता है पृथ्वीराज चौहान के आर्मी को चकमा देने के लिए और रात को अटैक करता है जब पृथ्वीराज चौहान की आर्मी रेस्ट कर रही होती है और वहां पे पृथ्वीराज चौहान की आर्मी को पूरी तरह से कैप्चर कर लेता है और फुल कंट्रोल कर लेता है चाहमाना डायनेस्टी पे और उनकी राजधानी अजमेर पे। और इस तरह पृथ्वीराज चौहान की सारी डायनेस्टी जो थी वो कैप्चर कर ली मोहम्मद गौरी ने। अब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसी होती है उसके बारे में हम जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान वॉज कैप्चर आफ्टर बीइंग डिफीटेड। पृथ्वीराज चौहान जो थे वो कैप्चर कर लिए गए थे हारने के बाद। हिज आईज वॉज बर्न इन रेड हॉट आयरन एंड ही वॉज ब्लाइंडेड एज अ रिजल्ट ऑफ हिज ट्रीटमेंट। तो अब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी गजनी ले जाता है अपने साथ और उनकी आईज को जो है वो जला देता है रेड हॉट आयरन से और इसी के साथ वो ब्लाइंड हो जाते हैं। पृथ्वीराज ऑन द अदर हैंड डिड नॉट लूज हर्ट। पृथ्वीराज काफी स्ट्रॉन्ग हृदय के थे तो उन्होंने अपना हर्ट लूज नहीं किया। ही इज सेड टू हैव किल्ड मोहम्मद गौरी विद शब्द बेदी बाण। तो अब यहाँ पे उनके एक मित्र आते हैं जो मोहम्मद गौरी को कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को शब्द बेदी बाण चलाना आता है और मोहम्मद गौरी कहता है कि एक अंधा क्या बाण चलाएगा। तो एक बनाते हैं पूरी एक जिसे कहते हैं हम एक स्टेज बनाते हैं वहाँ पे और वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान को लाया जाता है और वो कहते हैं कि निशाना लगाओ। तो चंद्रबरदाई जो होते हैं
वो उन्हें बताते हैं कि एनिमी हमारा कहाँ पे बैठा हुआ है, एग्जैक्ट एनिमी कहाँ पे बैठा हुआ है। तो जो पंक्ति से वो बताते हैं वो थी 4-5-24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण का ऊपर सुल्तान है मत चूक के चौहान। तो जैसे ही वो चंद्रबरदाई से ये पंक्ति सुनते हैं तो वो अंदाजा लगा लेते हैं कि मोहम्मद गौरी कहाँ पे बैठा हुआ है। तो उसी टाइम पे वो अपना एरो और बो से एरो छोड़ते हैं और वो सीधा मोहम्मद गौरी के जाके लगता है और वहाँ पे ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान है वो आपस में ही एक दूसरे को मार लेते हैं चाकू घोंप के। तो इस तरह पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है और एक महान रूलर का जो है वो अंत होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको इस वीडियो से सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बायोग्राफी के बारे में कुछ जानने को पता चला तो और ताकि आपको और भी आपके ज़रिए और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।